एपिसोड 36। आकर्ष और नकाबपोश एक ही है। मास्क मैन इश्क के बिल्कुल बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गया था और उसके हाथ में जो चाकू था उसे देखकर इश्क की हालत खराब हो रही थी। मास्क मैन ने चाकू इश्क की तरफ किया और उसके गालों के आसपास घुमाते हुए उससे सवाल करता है। इश्क की हालत तो ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं, और इसके ऊपर वह मास्क मैन उसे सवाल कर रहा है। उसे तो यह तक याद नहीं था कि इसने आखिर सवाल क्या किया था। वह इतनी डरी हुई थी कि अगले ही पल बेहोश होने वाली थी। मास्क मैन से ज्यादा डर तो अभी उसे उस रामपुरी चाकू से लग रहा था। वह उसके खून को ठंडा कर रहा था। वह अपनी जगह पर जम चुकी थी और उसके माथे पर पसीना आने लगा था। तुमने जवाब नहीं दिया मेरी इश्क, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मास्क मैन ने धमकी भरे अंदाज में उससे सवाल किया, पर वह कुछ बोलने की हालत में लग ही नहीं रही थी। तुम्हें डर लग रहा है? मास्क मैन उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए उससे कहता है, और इश्क घबराहट के मारे अपने शरीर को पीछे की तरफ धकेलने लगती है। मास्क मैन उसके और करीब आ रहा था और इश्क बिल्कुल खिड़की से चिपक गई। अचानक से उसे अपने पैरों में एक स्पर्श का एहसास होता है और वह समझ जाती है कि मास्क मैन अपना हाथ इश्क की जांघों पर रख चुका है। इश्क कुछ समझ पाती या कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही उस रामपुरी चाकू से इश्क के पूरे प्लाजो को एक झटके से फाड़ दिया जाता है और उसके जांघों से लेकर घुटने तक का हिस्सा रिवील हो जाता है। इश्क की सांस गले में अटक गई थी और वह डर से कांपने लगी थी। उसकी आंखों में घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वह रूंधे हुए गले के साथ धीरे धीरे कहती है, प्लीज मत करो, एक बार फिर से बोलो। मास्क मैन ने अपना हाथ उसकी जांघों पर कस के सहलाते हुए उससे फिर से सवाल किया। उसके हाथ इतनी जोर से इश्क के जांघों पर चल रहे थे कि इश्क के पूरे शरीर में दर्द का एहसास हो रहा था। उसके हाथ सीट पर बुरी तरह से कसे हुए थे और शरीर इतनी बुरी तरह से कांप रहा था जैसे कि वह किसी ट्रेडमिल मशीन पर है। अचानक से मास्क मैन ने अपने दूसरा हाथ जिसमें चाकू था वह इश्क के चेहरे के पास लाते हुए उससे कहता है, तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं आया क्या? वह दर्द से भरे चेहरे के साथ रोते हुए गले से कहने लगती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, जोर से मेरी इश्क, तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। इश्क देख सकती थी कि जितना इश्क रो रही है उतना ही उस आदमी को मजा आ रहा है और वह उसे और ज्यादा सख्ती से पेश आ रहा है। मास्क मैन उसके और ज्यादा करीब आ गया और इस बार तो इतना कि उसका मास्क इश्क के चेहरे से टकरा रहा था। वह उसके सांसों की महक को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। वह यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। अब उसे अफसोस हो रहा था कि वह अकेली यहाँ क्यों आई और वह किमची के घर से निकली ही क्यों। अगर वह न निकली होती तो आज यह सब नहीं हो रहा होता। यह पागल आदमी एक साइको है और इसके चाकू पर खून लगा हुआ है। न जाने यह किसका खून करके आया है और हो सकता है कि वह इस गाड़ी में मेरा भी खून कर दे। प्लीज मुझे छोड़ दो। जैसे ही इश्क ने घबराई हुई आवाज में यह कहा, मास्क मैन ने उसके जांघों को छोड़ दिया और अगले ही पल सीट पर आराम से बैठ गया। गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी बात माना करो। पर इश्क अभी भी विंडो की तरफ किसी छिपकली की तरह चिपकी हुई थी। उसकी नजर घबराहट के मारे उस चाकू पर जा रही थी जो मास्क मैन के हाथ पर था और जिस पर खून लगा हुआ था। उसे देखकर उसका डर और गहरा होता जा रहा था। यह इतना बड़ा चाकू कहाँ से लेकर आया है? कसाई की दुकान में काम करता है क्या? काम क्या करता है? हो सकता है यह इंसान खुद कसाई हो। मास्क मैन ने अपने हाथों में चाकू को देखा और उसे उलट पुलट कर देखने लगा। उसने बहुत ही नॉर्मल आवाज में उस चाकू को देखते हुए कहा, इसका तो खून सूख गया है, लगता है इसे फिर से गिला करना होगा। उस मास्क मैन ने अचानक से चाकू को इश्क के सामने कर दिया। बेचारी इश्क, उसके पास तो अब पीछे होने के लिए जगह भी नहीं थी। आज उसे पहली बार अफसोस हो रहा था कि उसने गाड़ी क्यों खरीदी, ट्रक क्यों नहीं खरीदा। वह रोज ट्रक में हॉस्पिटल जाती तो ज्यादा सही रहता, लेकिन गाड़ी में इतनी कम जगह है कि अब उसके पास बचने के लिए जगह भी नहीं है। मास्क मैन चाकू को इश्क के सामने लहराते हुए कहता है, तुम क्या कहती हो मेरी इश्क? इस चाकू को फिर से खून से गिला करना सही रहेगा। इश्क जल्दी से घबराहट के मारे अपना चेहरा ना में हिलाती है। उसके ऐसे करने पर मास्क मैन अपना चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा करता है। इश्क को लगता है कि उसने कोई गलत जवाब दिया तो वह अपना चेहरा जल्दी से हाँ में हिलाती है। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वह ना कहे या हाँ, लेकिन उसे ऐसा करता देख मास्क मैन की हंसी छूट गई। वह हंसते हुए कहता है, कंफ्यूज लग रही हो,
डोनट वरी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम तो मेरी इश्क हो ना। अभी के लिए इतना कहना काफी है। तुम्हें गुड बाय नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी हमारे बीच बहुत कुछ होना बाकी है। यह कहते हुए मास्क मैन अपनी तरफ की गाड़ी का दरवाजा खोलता है और गाड़ी से बाहर निकल जाता है। इश्क जब उसे बाहर जाता हुआ देखती है तो उसका दिल अजीब सी शांति महसूस करने लगता है। जैसे ही मास्क मैन गाड़ी से बाहर निकलता है, इश्क का पूरा शरीर जो बुरी तरह से कांप रहा था वह डरते हुए हाथों से उस दूसरे सीट की तरफ झुकती है, ताकि गाड़ी का दरवाजा जल्दी से बंद कर सके। उसने एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया और अपने कांपते हुए हाथों से चाबी को की होल में डालने लगी, लेकिन घबराहट के मारे उसकी चाबी नीचे गिर जाती है और वह डर से इधर-उधर देखने लगती है। तभी खिड़की पर वह मास्क मैन झांकता हुआ इश्क को देखकर कहता है, शांत हो जाओ मेरी इश्क, शांत हो जाओ, आराम से। जल्दबाजी में चीज और बिगड़ जाएगी। जल्दबाजी में इश्क को लग रहा है कि वह सबसे ज्यादा लेट तो यहीं पर कर रही है। इस आदमी का क्या भरोसा, उसका बस चले तो वह खिड़की से कूदकर भी अंदर आ जाए। इश्क डरी हुए नजरों से घबराहट के साथ नीचे झुकती है और चाबी को उठा लेती है। उसने चाबी को इंजन में लगाया और इंजन स्टार्ट करके अगले ही पल गाड़ी को तेज रफ्तार से वहां से भगा दी। मास्क मैन उसकी गाड़ी को जाता हुआ देखता रह जाता है और एक क्रीपी हंसी हंसते हुए कहता है, बाय बाय मेरी इश्क। डर अभी भी इश्क के पूरे शरीर में लहर मार रहा था। उसका पूरा शरीर अभी भी डर से बुरी तरह से कांप रहा था। सांस अनियंत्रित चल रही थी और धड़कन का तो पूछो ही मत। वह जिस रफ्तार से गाड़ी चला रही थी, आज उसने खुद ट्रैफिक के सारे रूल्स को एक तरफ कर दिया था। उसके कानों में बार बार यही शब्द गूंज रहे थे, क्या तुमने मुझे याद किया मेरी इश्क। फिर उस साइको का बार बार उसे मेरी इश्क कहना, उसके करीब आना, उसे चाकू को दिखाते हुए डराना, यह सारी चीज उसके दिल और दिमाग पर बुरी तरह से हावी हो रही थी। उसका दिल अनियंत्रित तरीके से भाग रहा था। उसके सामने बार बार वही जोकर वाला मुखौटा आ रहा था। बचपन में बर्थडे पार्टी में जब वह जोकर को देखा करती थी तो कितनी खुश हुआ करती थी और उसे वह जोकर मजेदार और अच्छा लगता था, लेकिन आज वैसा ही जोकर उसके लिए जी का जंजाल बना हुआ है। उसने सोचा नहीं था कि दुनिया को हंसाने वाला एक जोकर जैसा मुखौटा उसके लिए रोने की वजह बन जाएगा। अचानक से इश्क ने अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाई। उसकी सांसें अनियंत्रित तरीके से भाग रही थी और धड़कनों पर काबू नहीं था। उसका पूरा चेहरा घबराहट के मारे लाल हो गया था और पसीनों ने तो उसके कपड़े तक गीले कर दिए थे। वह घबराते हुए उन सारे वाक्य को याद कर रही थी जब उस मास्क मैन ने उसे इस तरीके से डराया था, लेकिन अब उसके दिमाग में एक सवाल घूम गया। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए और वह याद करते हुए कहने लगी, वह है कौन और वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कोई बात नहीं, यह जो भी है मैं जल्दी पता लगा लूंगी और अब मुझे उसे डरना नहीं है। सबसे पहले मुझे याद करना होगा कि उसके जैसे साइको ने केवल मुझे क्यों चुना, इस तरीके से परेशान करने के लिए। मैं खुद एक साइकेट्रिस्ट हूँ, न जाने कितने जैसे पागल लोगों से मिल चुकी हूँ। ऐसे में इसके जैसे सरफिरे को हैंडल करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। बस मुझे शांति से काम लेना है और अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करनी है, ताकि मैं पहचान सकूं कि क्या मैं इस मास्क मैन को जानती हूँ। इश्क ने गाड़ी में लगा हुआ एसी फुल कर दिया और सारे खिड़कियों को बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत किया। तकरीबन आधा घंटा लगा उसे अपने दिमाग को शांत करके मन को एकाग्र करने में, और उसने उस मास्क मैन के साथ हुई अपनी सारी घटनाओं को याद करना शुरू कर दिया। उसके साथ हुई सारी घटनाएं एक एक करके चलचित्र की तरह उसके सामने गुजर रही थी। पहले दिन से लेकर अब तक उसके साथ जो भी हादसा हुआ था वह एक एक करके इश्क महसूस करने लगी थी। डर तो उसके अंदर था ही, लेकिन कुछ जानने की इच्छा ने उसके डर को कम कर दिया था। उसके दिमाग में अचानक से उसे मास्क मैन के सारी आवाजें गूंज रही थी और तभी उन आवाजों को याद करते हुए उसने एक जानी पहचानी आवाज को महसूस किया। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और एक झटके से खुल जाती है। आकर्ष। आकर्ष इस नाम को 2 बार लेते हुए इश्क की भौंहें सिकुड़ जाती है और वह अपने मन में उसका नाम लेने लगती है। उसे समझ नहीं आया था कि क्या यह वही है या बस उसके मन की एक कल्पना है। पर जब वह उस मास्क मैन के साथ अपनी सारी घटनाओं को याद कर रही थी तो अचानक से उसके सामने आकर्ष का चेहरा आ जाता है। पर सिर्फ उसी का ही चेहरा क्यों? उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की।
मास्क मैन की आवाज भले ही दूसरी थी, लेकिन उस आवाज के कई कई शब्द ऐसे थे जो कि आकाश की आवाज से मेल खाते थे। इश्क अपने मन में सोचने लगती है कि यह सब एक इत्तेफाक है या बस उसके दिमाग की एक कल्पना। अगर यह सब इत्तेफाक है तो यह बस उसी के साथ क्यों हो रहा है, और अगर यह उसकी एक कल्पना है तो वही इसका शिकार क्यों बन रही है। उसका चेहरा आकाश के चेहरे से मेल नहीं खाता है, और खाएगा भी कहाँ से। वह इंसान हर बार अपने चेहरे पर एक नकाब लगाकर आता है, लेकिन अगर यह आकाश है तो वह ऐसा क्यों कर रहा है, और क्या यह सच में आकाश है भी या नहीं। इस सवाल को सोचते हुए उसके सर में दर्द होने लगता है और आंखों में अंधेरा छाने लगता है। उसका दिमाग भ्रमित हो गया था। उसने कस के अपनी आंखें बंद की और अपने कानों पर हाथ रख लिया। उसने अपना चेहरा नीचे सीट की तरफ झुकाते हुए हर एक वाक्य को याद किया। जब उसने आकाश से बात की थी और जब उसने नकाबपोश आदमी ने इश्क से बात की थी, वह उन दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश कर रही थी। क्या तुमने मुझे याद किया मेरी इश्क? आपको आराम की जरूरत है डॉक्टर। मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं डॉक्टर, छोटी मोटी गलतियां तो इंसान से ही होती है। तुम्हें क्या लगता है इस चाकू को फिर से खून से गिला करना चाहिए? इन दोनों आवाजों को मिक्स करते हुए इश्क का दिमाग फट रहा था। वह कस के अपनी आंखें खोलती है और स्टीयरिंग व्हील पर अपने सर को 2-3 बार जोर से मारती है। वह कंफ्यूज हो गई थी। उसे अचानक से मास्क मैन के साथ आकाश क्यों याद आया। ना तो उन दोनों की आवाज मिल रही थी और ना ही शक्लें। तो फिर उसे यह शख्स आकाश जैसा क्यों महसूस हो रहा था। यही सोचते हुए इश्क पागल हो रही थी। इश्क को याद आता है कि आकाश कोई मामूली इंसान नहीं है। वह है तो एक क्रिमिनल ही। उसने छोटी सी उम्र में अपनी मां को जान से मार दिया। हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसका बचपन भी दर्दनाक तरीके से ही गुजरा था, लेकिन फिर भी है तो वह एक हत्यारा ही। और इस समय उसे दिमागी रूप से बीमार घोषित किया गया है। तभी तो इश्क को उसका इलाज करने के लिए बोला जा रहा है। इश्क कस के अपने बालों को नोचने लगती है। वह पागल हो जाएगी। सच में उसे खुद डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। और डॉक्टर क्या? जिस तरीके से उसका दिमाग फट रहा है, हो सकता है उसे पागल खाने भर्ती कर दिया जाए। वह हर बार उस नकाबपोश का शिकार तो नहीं हो सकती है ना। वह उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने गई थी, लेकिन बेवकूफ पुलिस वाले इश्क को ही पागल समझ बैठे हैं। उसे अब रोना आ रहा था। अपनी जिंदगी में इतनी असहाय वह पहले कभी नहीं थी जितनी आज महसूस कर रही थी। एपिसोड 37, कातिलाना आंखों। इश्क अपनी गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर अपने सर को पटकते हुए आकाश के बारे में ही सोच रही थी। सच में इस इंसान ने तो उसे पागल करके रख दिया है। कहाँ वह अपना इलाज करवाने आया था और इश्क को बीमार कर रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह जो सोच रही है वह सही है भी या नहीं। पर बहुत सोचने के बाद इश्क ने खुद से ही कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। इतना बड़ा धोखा मुझे नहीं हो सकता है। जरूर यह मास्क मैन और आकाश एक ही इंसान है, वरना मेरे तो और भी पेशेंट है। तो फिर मुझे आकाश ही क्यों याद आया, और उसी की आवाज मुझे उस मास्क मैन जैसी क्यों लगी। यह मेरे मन का कोई धोखा नहीं है। सच में वही है जो मुझे डरा रहा है। पर वह ऐसा कर क्यों रहा है? वजह चाहे जो भी हो, मुझे उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी ही होगी। कल ही जाकर मैं पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी। फिर तभी कुछ सोचते हुए इश्क की भौहें सिकुड़ जाती है और वह इरिटेट होते हुए कहती है, और गॉड मैं कहाँ फंस गई हूँ। मुझे उस इंसान के खिलाफ कंप्लेंट करनी है जो मुझे दिमागी रूप से इतना पागल कर चुका है कि मुझे मजबूरन उसके खिलाफ कंप्लेंट करवानी पड़ रही है। लेकिन मैं कंप्लेंट करूं किससे? उन पुलिस वालों से। उनको तो पहले ही शक है कि मैं पागल हूं। लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे कंप्लेंट तो करनी ही होगी ना। मैं उसके जैसे इंसान को इस तरीके से खुलेआम लोगों को परेशान करने के लिए खुला नहीं छोड़ सकती हूँ। जो भी हो, मुझे कल सुबह जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी ही होगी। इश्क गाड़ी स्टार्ट करती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। लेकिन पूरे रास्ते उसके ज़हन में यही बात चल रही थी कि वह जाकर कल पुलिस से कहेगी क्या, क्योंकि वह जानती है कि उसके पास आकाश के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और बिना किसी सबूत के पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। वह किस बुनियाद पर शिकायत दर्ज करवाएगी? कौन उसकी बात पर यकीन करेगा? उसने तो उस मास्क मैन का चेहरा भी नहीं देखा है, लेकिन उसके मन में बार बार आकाश और उस मास्क मैन की आवाज घूम रही थी।
जो उसे यह एहसास दिला रही थी कि यह आवाज़ एक ही इंसान की है। पर अगर वह कंप्लेंट नहीं करेगी तो फिर वह क्या करेगी? वह इस तरीके से उसे खुद को टॉर्चर करने नहीं दे सकती है। ऐसे में तो एक दिन वह पागल हो जाएगी। जो भी हो, अब वह और बर्दाश्त नहीं करेगी और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी। भले ही उसके पास आकर्ष के खिलाफ या उस मास्क मैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और कानून बिना सबूत के उसकी मदद नहीं करेगा, लेकिन जहां तक उसकी पहुंच है वह वहां तक तो खुद के लिए लड़ सकती है ना। इसीलिए उसने अपने दूसरे आइडिया पर काम करना ज्यादा बेहतर समझा। अगले दिन सुबह इश्क अपने हॉस्पिटल पहुंचती है और सीधे वह 10th फ्लोर पर डॉक्टर पारस के केबिन में चली जाती है। उसने डॉक्टर पारस का केबिन नॉक किया और जैसे ही डॉक्टर पारस ने उसे केबिन में आने के लिए कहा, वह अंदर जाती है। वह देखती है डॉक्टर पारस अपनी नज़र का चश्मा लगाकर पेपर पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे। उन्होंने इश्क को आकर सामने बैठने का इशारा किया। इश्क डेस्क के सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाती है, पर उसके माथे पर हल्का पसीना था और चेहरे पर घबराहट। डॉक्टर पारस पेपर पर कुछ लिख रहे थे। उनका जैसे ही काम खत्म होता है वह पेन को पेपर के ऊपर रख देते हैं और अपना चश्मा उतारते हुए इश्क से कहते हैं, हाँ तो बताइए डॉक्टर, आप इस समय यहाँ क्या कर रही है? आपको तो इस वक्त अपने पेशेंट साथ होना चाहिए ना। वैसे उठती उठती खबरें तो पूरे अस्पताल में यह चल रही थी कि डॉक्टर पारस का गिन्नी के साथ कोई चक्कर चल रहा है। हालांकि डॉक्टर पारस उम्र में गिन्नी से काफी बड़े थे, लेकिन शायद गिन्नी को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब चाहिए थी और वह फार्मेसी में काम नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने सबसे पहले इस डिपार्टमेंट के सिर को ही अपना निशाना बनाया। डॉक्टर पारस को अपने हुस्न के जाल में फंसा कर वह मैनेजमेंट से अपनी पोस्ट बदलने के लिए कहने वाली थी। और अब तो इश्क को इस बात पर यकीन भी हो गया था कि जरूर गिन्नी नेहा की जगह पाने के लिए डॉक्टर पारस का ही इस्तेमाल करेगी। पहले उसे गिन्नी और डॉक्टर पारस के रिलेशनशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह उनकी पर्सनल मर्जी है, वह चाहे जो मर्जी करे। पर अब बात नेहा तक पहुंच रही थी, इसलिए इश्क इन लोगों को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी। ऊपर से आकर्ष का केस बार बार उसे और ज्यादा परेशान करता था। डॉक्टर पारस एक भी मौका नहीं छोड़ते थे डॉक्टर मीटिंग में उसको नीचा दिखाने का। भले ही इश्क यहाँ की बहुत अच्छी और रेपुटेड डॉक्टर है, लेकिन फिर भी वह उनकी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है, प्रोफेशन को एक तरफ करते हुए डॉक्टर पारस को अब इश्क को निशाना बनाना अच्छा लग रहा था और वह हर जगह पर इश्क को नीचा दिखाना शुरू कर रहे थे। इश्क को उनकी बात अच्छी तरह से समझ में आती थी, लेकिन उसने अपने सीनियर डॉक्टर की रिस्पेक्ट करते हुए इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा हुआ था। वह बस तब तक कंट्रोल में थी जब तक की बात उसके सेल्फ रिस्पेक्ट तक नहीं आती थी। पर परेशानी वाली बात तो यह है कि डॉक्टर पारस इश्क के डिपार्टमेंट के हेड है। इसका मतलब किसी भी डिसीजन को लेने के लिए इश्क को सबसे पहले उनसे ही परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसे अच्छी तरह से पता है कि वह डॉक्टर पारस से कुछ भी कहेगी तो बदले में उसे कुछ उल्टा ही सुनने को मिलेगा। जैसे ही डॉक्टर पारस ने इश्क से कहा कि उसे अपने पेशेंट के साथ होना चाहिए, इश्क डॉक्टर पारस को देखती है और कहती है, हाँ पता है सर, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे कुछ बात करने आई हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि मैं पेशेंट आकर्ष हकराल का केस अब और नहीं संभालना चाहती हूँ। प्लीज आप इस केस को किसी दूसरे डॉक्टर को रेफर कर दीजिए। वह कल पूरी रात इस बारे में ही सोच रही थी और बहुत सोचकर ही उसने यह फैसला लिया था कि वह कभी भी आकर्ष और उसे मास्क मैन के खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठा कर सकती है। वह कोई जासूस नहीं है और यह उसका काम भी नहीं है। उसका काम सिर्फ बीमार पेशेंट की मदद करना है। अगर उसने यूं ही बिना किसी सबूत के किसी से कहा कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसीलिए उसने बिना किसी सबूत के आकर्ष के ऊपर उंगली उठाने से बेहतर खुद के कदम पीछे लेना ही सही समझा। वैसे भी इस अस्पताल के लिए आकर्ष सिर्फ एक पेशेंट है, उसको तो कोई भी डॉक्टर मिल जाएगी। इश्क की बात सुनकर डॉक्टर पारस की नजरें तीखी हो जाती है और वह घूरकर इश्क को देखते हुए कहते हैं, और आपने यह डिसीजन किससे पूछ कर लिया है? डॉक्टर इश्क शर्मा। इश्क ने जल्दी से कहा, मुझे पता है डॉक्टर कि मैं अपने आप से यह डिसीजन नहीं ले सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आकर्ष हकराल का केस हैंडल करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आपको उनका केस किसी अच्छे डॉक्टर को रेफर कर देना चाहिए। मुझे उनके जैसे कॉम्प्लिकेटेड केस को हैंडल करने के लिए और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है।
शायद 5 साल बाद मैं उसके जैसे बड़े क्रिमिनल का केस हैंडल कर पाऊंगी, पर फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको कोई अच्छा डॉक्टर सजेस्ट कर सकती हूँ जिन्हें आप वह केस दे सकते हैं। पर डॉक्टर पारस ने वह पेपर जिस पर वह शायद कुछ लिख रहे थे, उसे उठाकर एक फाइल के अंदर रखते हुए कहा, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है डॉक्टर इश्क शर्मा कि मुझे पेशेंट का केस किस डॉक्टर को देना है या किसको नहीं, बल्कि शायद तुम्हें यह समझना होगा कि हम डॉक्टर का काम सिर्फ मरीज को ठीक करना है, और तुम किसी मरीज को सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ सकती हो क्योंकि तुम मेंटली उसे हैंडल नहीं कर पा रही हो। क्या तुम्हें लगता है हमारी लाइन में यह बहाना काम करेगा? और तब तो बिल्कुल नहीं जब पेशेंट की हालत में सुधार हो रहा हो। आकाश के पास बहुत सारे डॉक्टर को रेफर किया गया था, लेकिन उसकी हालात में सुधार सिर्फ तुम्हारे सेशन की वजह से हुआ है। और तुम यह बात नहीं भूल सकती हो कि मैनेजमेंट ने आकाश का केस किसी और डॉक्टर को देने के लिए तुमसे कहा था, पर वह तुम ही थी जिसे खुद आगे बढ़कर उसे ठीक करने का जिम्मा उठाया था। अब तुम चाहती हो मैं दोबारा मैनेजमेंट से बात करूं और वह केस लेकर किसी और को दे दूं, वह भी तब जब आकाश की तबीयत सुधरती हुई नजर आ रही है। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया ना, तो तुम्हारी और मेरी दोनों की नौकरी पर खतरा आ सकता है। डॉ इश्क शर्मा, एक अगर गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण आप अपनी नौकरी नहीं खोना चाहेंगी, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी जिम्मेदारियां को पहचानें। एक डॉक्टर होने के नाते ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती है। डॉक्टर पारस की बात सुनकर इश्क हैरान हो जाती है और अपने ही किए हुए फैसले पर सोचने लगती है। सच में अगर वह अपनी निजी प्रॉब्लम्स के बदले एक पेशेंट को नजरअंदाज कर देगी तो वह किस बात की डॉक्टर है? और मैनेजमेंट ने उसे पहले मौका दिया था आकाश के केस को किसी और डॉक्टर को संभालने के लिए। तब तो इश्क खुद ही थी जो आगे बढ़कर आकाश की मदद करना चाहती थी और उसे खुद ही ठीक करना चाहती थी। पर उसे क्या पता था कि उस दिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला आज उसे दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। डॉक्टर पारस इश्क को काफी देर तक इस तरीके से सोचता हुआ देखते हैं, तो एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, डॉ इश्क, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? उस पेशेंट से दिक्कत क्या हो रही है? मुझे बताओगी ताकि मैं उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल सकूं। देखो, अगर तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके ऊपर मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, लेकिन तुम इस तरीके से किसी पेशेंट का इलाज बीच में नहीं छोड़ सकती हो। यह हमारी मेडिकल पॉलिसी के खिलाफ है। इश्क परेशान हो जाती है कि आखिर वह डॉक्टर को क्या बताए कि उसे किस चीज की परेशानी है। जाहिर तौर पर वह उनसे यह तो नहीं बता सकती है ना कि आकाश रोज रात को जोकर वाला मास्क लगाकर आता है और उसे हर रात परेशान करता है। उसे तो खुद इस बात पर शक है, वह डॉक्टर को इस बात पर यकीन कैसे दिलवाएगी? इसीलिए उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा। लेकिन वह इस टॉर्चर को और ज्यादा भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कुछ सोचते हुए डॉक्टर से कहा, ठीक है डॉक्टर, मैं आकाश का केस पूरी तरह से हैंडल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप इस केस की टाइम लिमिट कम कर सकते हैं? मतलब वह पहले वाला 1 महीने के लिए ही मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैं उसके जैसे पेशेंट को 3 महीने बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो उसके जितने भी पेंडिंग टेस्ट या फिर जो भी वर्क पेंडिंग रह गया है, मैं कोशिश करूंगी कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय देकर उसे 1 महीने में पूरा कर दूं। लेकिन प्लीज डॉक्टर, आप इस केस के लिए 1 महीने का टाइम मैनेजमेंट से मांग लीजिए। मैं 3 महीने अगर उसके साथ रही तो आपकी अगली पेशेंट मैं बनूंगी। डॉक्टर पारस को कुछ सोचते हैं और फिर हमें सर हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं मैनेजमेंट से फिर से बात करता हूँ, और हो सके तो वह तुम्हारे ट्रीटमेंट का टाइम 3 महीने से घटाकर 1 महीने में कर देंगे। इतना मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। इश्क के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह खड़े होते हुए कहती है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतना ही काफी है, बाकी मैं मैनेज कर लूंगी। इश्क डॉक्टर पारस के कमरे से निकलकर एक गहरी सांस लेती है, जैसे कि कितने समय तक उसने डॉक्टर पारस के सामने मजबूती के साथ समय बिताया था, और वही जानती थी कि वह अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए कितनी हिम्मत जुटाकर वहां बैठी हुई थी। उनके फ्लोर से इश्क वापस अपने फ्लोर पर आ जाती है, और जैसे ही वह अपने केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, वैसे ही वह देखती है कि खिड़की के किनारे लगे एक छोटी से लकड़ी के स्टूल पर बैठकर आकाश कुछ ड्रॉ कर रहा है। उसे देखकर इश्क का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने केबिन के अंदर दाखिल होने की, लेकिन उसे यह करना ही था। उसके चेहरे पर घबराहट आ गई थी और हाथों में पसीने आने लगे थे।
वह धीरे से अपना पैर केबिन के अंदर रखती है और आज उसे अपना ही केबिन बहुत बड़ा नजर आ रहा था। कदमों की आहट सुनकर आकाश के हाथ रुक जाते हैं और वह हल्का सा अपना चेहरा टेढ़ा करके दरवाजे की तरफ देखता है। इश्क और आकाश की नजरें जैसे ही एक दूसरे से मिलती है, इश्क की नजरें भी खिंचाई जाती है। आकाश की नजरों में इस समय मासूमियत और भोलापन था। कोई कह सकता है कि यह इंसान जितना मासूम दिख रहा है असल में उतना ही चालाक है, और जितनी मासूम इसकी निगाहें हैं उतनी ही कातिलाना इसकी आंखों की गहराई है। एपिसोड 38, तुम मेरे लिए नशे की तरह। आकाश और इश्क की निगाहें एक दूसरे के ऊपर थी और इश्क का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसने अपने डर पर काबू पाने के लिए जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और गहरी सांस लेने लगी। सच में आकाश उसे बहुत खतरनाक प्रेजेंस फील करवा रहा था, लेकिन उस डेंजर प्रेजेंस को देखकर भी इश्क का अट्रैक्शन कम नहीं हो रहा था। वह बार बार अपनी चोर नजरों से आकाश को देखे जा रही थी। इश्क का गला सूख रहा था। ओ गॉड, यह बंदा कितना हॉट है, और इस ब्लैक शर्ट में तो यह और ज्यादा हॉट लग रहा है। क्या जरूरत थी इसे ब्लैक कलर पहन के आने की। इश्क ने अपना ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। वह ऐसे दिख रही थी जैसे कि आकाश के यहाँ होने का उसे कोई खास फर्क ही नहीं पड़ा है। इश्क ने आकाश के साथ आई कांटेक्ट न करने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक टाइम पर जाकर उसकी और आकाश की आंखें दोबारा से एक दूसरे के ऊपर खिंच जाती है, और आकाश के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। वह मुस्कुराते हुए इश्क को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आप लेट क्यों आई है? आपको पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। इश्क की आंखें हैरत से बड़ी हो जाती है। बस यही एक चीज थी जो उसे पसंद नहीं आई। आकाश उससे ऐसे सवाल कर रहा है जैसे कि वह दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, और उसका यह सवाल कि वह लेट क्यों आई है, इश्क को ऐसा लग रहा था कि उसे जवाब देना ही है। भले ही वह जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके शब्दों में एक और डर था। इश्क केबिन के अंदर आते हुए कहती है, मैं डॉक्टर पारस के केबिन में थी, उनसे कुछ बात कर रही थी। चलो ठीक है, पर आप उनसे क्या बात करने गई थी? वह भी इतनी सुबह। इश्क अपनी कुर्सी पर अब तक पहुंच चुकी थी, लेकिन आकाश की बात सुनकर वह बिल्कुल अपनी जगह पर ही रुक जाती है और हैरानी से आकाश को देखने लगती है। आकाश तो अपनी बातों से ऐसे जता रहा था जैसे इश्क पर अपना हक जाता रहा हो। वह गुस्से में आकाश को देखते हुए कहने लगी, मैं उनके साथ तुम्हारी केस के बारे में बात करने गई थी। वह क्या है ना, मैं अब तुम्हारा केस आगे और नहीं हैंडल करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन्हें यह कहने गई थी कि क्या वह तुम्हारा केस किसी दूसरे डॉक्टर को रेफर कर सकते हैं। आकाश की नजरें तीखी थी और वह घूर कर इश्क को देखते हुए कहता है, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? इश्क जितना अपने गुस्से पर काबू करना चाहती, आकाश का सवाल उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा करने पर मजबूर कर रहा था। और जब आकाश ने उस वजह पूछी तो इश्क अपने गुस्से पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख सकी। वह गुस्से में आकाश को देखने लगती है, जिसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और होठों पर हल्की मुस्कान थी। मतलब क्या इंसान है यहाँ इश्क की हालत इतनी खराब करके यह मुस्कुरा रहा है। अंदाज तक नहीं है कि इश्क इन दिनों पर कितनी डरी सहमी सी अपने ही घर पर रहा करती थी, और उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब होती जा रही थी। वह भी इस इंसान की वजह से। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि रातों में उसके कमरे में आने वाला शख्स और आकाश एक ही इंसान है, लेकिन अगर यह आकाश है तो फिर इसने इश्क की हालत इतनी खराब कर दी थी कि लोग इसको पागल तक कहने लगे थे। इसीलिए इश्क का गुस्सा फूट पड़ता है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए आकाश को देखकर कहने लगती है, क्योंकि तुम्हारी वजह से लोग मुझे पागल कहने लगे हैं। तुम्हारी वजह से मैं अपना दिमागी संतुलन खोने पर आ गई हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे अजीब अजीब तरह की वाइब जाती है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मजाक बनती जा रही है। तुम्हारी वजह से मेरे अपने मुझसे दूर होते जा रहे हैं। वह तुम ही हो ना, जो रोज रात में मेरे कमरे में आकर मुझे अजीब तरीके से हैराशर करते हो, और तुम्हारी वजह से ही मैं मेंटली डिस्टर्ब होती जा रही हूँ। वह तुम ही हो ना, जिसकी वजह से रातों में मुझे डरावने सपने आते हैं। वह तुम ही हो ना, जो रात में मेरे कमरे में आते हो और अंधेरे में मेरे साथ न जाने क्या क्या करते हो। वह तुम ही हो ना, और अगर तुमने इनकार किया कि वह तुम नहीं हो तो भी मैं यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें महसूस किया है। वह तुम ही हो। इश्क अपने गुस्से में काबू नहीं रख पाती है और चिल्लाते हुए आकाश से यह सब कह देती है। हालांकि वह उससे कहना नहीं चाहती थी और उसके पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं था।
लेकिन फिर भी उसने आकर्ष के सामने वह सब कह दिया जो उसके मन में चल रहा था। आकर्ष बस हैरान नजरों से उसे देखे जा रहा था। उसकी निगाहें तीखी थी और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जब इश्क ने अपनी बात खत्म कर ली और जोरों से सांस लेते हुए गुस्से में आकर्ष को देखने लगी, तब भी आकर्ष के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वह बस इश्क के उस लाल परे हुए चेहरे को देख रहा था जो गुस्से में फूल रही थी। आकर्ष की होठों के किनारे मुड़ जाते हैं और धीरे धीरे उसके होठों पर मुस्कान आने लगती है। इश्क का चेहरा जो गुस्से में भरा हुआ था, वह हैरान नजरों से उसे देखने लगती है। धीरे धीरे आकर्ष की मुस्कान हंसी में बदलने लगती है और उसके मुंह से धीरे धीरे हंसने की आवाज आने लगती है। धीरे धीरे वह हंसने की आवाज तेज होती जाती है और फिर एक वक्त के बाद उस पूरे कमरे में आकर्ष की हंसी ही गूंज रही थी। वह अपना चेहरा ऊपर करके हंस रहा था। उसकी हंसी एकदम पागलों की तरह थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का सबसे मजेदार चुटकुला उसने सुना है। इश्क बस हैरान नजरों से उसे देखे जा रही थी और आकर्ष की हंसी गहरी और गहरी होती जा रही थी। धीरे धीरे उसकी हंसी कम होकर रुकने लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी थी। उसने हंसते हुए इश्क को देखा और उसे देखकर कहता है, मेरे पास आओ। लेकिन इश्क बस गुस्से भरी और हैरान नजरों से ही आकर्ष को देख रही थी। आकर्ष उसे अपने पास बुला रहा था, पर वह अपनी जगह से हिल तक नहीं। आकर्ष हंसते हुए उसकी तरफ मुड़ता है और उसे देखकर कहता है, तुम सच जानना चाहती हो ना? मैं तुम्हें सच बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। चलो जल्दी से मेरे पास आओ। इश्क ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। और तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मुझे पता है कि वह तुम ही हो जो रात में मेरे कमरे में आया करते हो। जब मुझे सच पता चल गया है तो तुम्हें हंसी आ रही है। आकर्ष की हंसी धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है और उसके चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान की लकीर थी। उसने इश्क को देखते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें सब बताने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पहले यहाँ आओ। आकर्ष अपनी पलकें हुकाकर इश्क को अपने पास आने के लिए कह रहा था, लेकिन इश्क अपनी जगह से हिल तक नहीं। उसे अपने पास न आता देख आकर्ष की मुस्कान पूरी तरह से गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने इश्क की आंखों में देखते हुए कहा, डॉक्टर, तुम मेरे पास आ रही हो या फिर मुझे ही अपने कदम तुम्हारे पास लाने होंगे? और अगर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि उसके बाद क्या होगा। इश्क को वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन आकर्ष की बातों ने उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ा दिया। उसने गुस्से में आकर्ष को देखते हुए कहा, सोचना भी मत कि तुम यहाँ मेरे साथ कुछ कर सकते हो। इस अस्पताल में मेरी एक पहचान है और इस कमरे में पहले से ही सीसीटीवी लगे हुए हैं। देख लो। इश्क कमरे के एक कोने में हाथ से इशारा करते हुए कहती है। तो आकर्ष उस तरफ देखता है जहां पर सच में एक सीसीटीवी लगा हुआ था और इस वक्त उसमें रेड कलर की लाइट ब्लिंक कर रही थी। इसका मतलब रिकॉर्डिंग चालू थी। मुझे बताने के लिए थैंक यू, लेकिन यह बात तो मैं पहले से ही जानता हूँ डॉक्टर, आकर्ष ने बेफिक्री के साथ उस कैमरे को देखते हुए कहा। इश्क के चेहरे पर घबराहट आने लगती है क्योंकि इस कमरे में कैमरे लगे थे, लेकिन आकर्ष को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आकर्ष धीरे धीरे अपने कदम इश्क की तरफ बढ़ाने लगा और उसे देखकर कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहती हो कि मैंने यह सब क्यों किया है? उसे अपनी तरफ बढ़ता देख इश्क की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह अपने कदम पीछे लेने लगती है। आकर्ष अपना एक एक कदम इश्क की तरफ बढ़ा रहा था और इश्क घबराहट के मारे अपने कदम पीछे लेने लगती है। आकर्ष की आंखों में एक जुनून था और वह इश्क की तरफ उस जुनून के साथ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में उस जुनून को देखते हुए इश्क के चेहरे पर पसीने आने लगे थे और उसकी सांसें तेजी से चलने लगी थी। एक वक्त के बाद इश्क दीवार से जाकर लग जाती है और उसके बाद उसके पास आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। वह घबराते हुए अपने आसपास देखने लगती है और तभी वह देखती है कि आकर्ष भी उसके बहुत करीब आ गया है। आकर्ष इश्क के बिल्कुल करीब आ जाता है, इतना कि उसकी सांसें इश्क को अपने चेहरे पर महसूस होने लगती है। वह जरा सा झुककर इश्क के दाएं बाएं दीवार पर अपने हाथ रख देता है। इश्क उसकी बाहों के घेरे में खड़ी हो जाती है और उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। उसे डर लग रहा था, कहीं आकर्ष यहाँ पर कुछ कर तो नहीं देगा। उसकी एक नज़र उस सीसीटीवी कैमरे में थी, लेकिन आकर्ष को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी
कि इस कमरे की रिकॉर्डिंग चालू है। आकर्ष अपनी घूरती हुई निगाहों से जुनून के साथ इश्क की निगाहों में देख रहा था, और इश्क की निगाहों में सिर्फ दहशत ही नजर आ रही थी। वह धीरे धीरे से इश्क के ऊपर झुकता है। इश्क अपना चेहरा पीछे लेने लगती है, लेकिन पीछे दीवार होने की वजह से वह अपनी जगह पर ही रुक जाती है। आकर्ष धीरे से इश्क के कानों के पास झुकता है और उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए सरगोशी के साथ कहता है, क्योंकि तुम मुझ पर नशे की तरह हावी हो गई हो मेरी इश्क, और मैं तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यह नशा मुझे सारी जिंदगी अपने पास चाहिए, और मैं इस नशे में बर्बाद होना चाहता हूँ। इश्क का दिल जोरों से धड़क रहा था, इतना कि वह सीने से निकल कर ही बाहर आ जाएगा। इस आदमी के कहे एक एक शब्द में जुनून साफ नजर आ रहा था। आकर्ष का कहा एक एक शब्द इश्क के सामने किसी दहशत की तरह चल रहा था। तुम मेरे लिए नशे की तरह, मेरी इश्क, तुम्हें पाना चाहता हूँ, इस नशे में बर्बाद होना है। इश्क की आंखें दहशत से बड़ी हो गई थी। वह घबराते हुए आकर्ष को देखने लगी, जो धीरे धीरे इश्क के गालों से अपना चेहरा रगड़ते हुए उसके सामने आता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। इश्क गुस्से में उसे देखते हुए कहती है, तुम पागल हो गए हो, और तुमने जो किया है वह पागलपन है। अपना यह पागलपन अभी बंद करो आकर्ष। इश्क गुस्से में आकर्ष को देखते हुए यह कहती है, तो आकर्ष मुस्कुराते हुए अपने कदम पीछे लेने लगता है। इश्क हैरान हो जाती है। आकर्ष एक एक करके अपना कदम पीछे लेता है और इश्क से कुछ ही कदम दूर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जो दिखने में तो काफी क्यूट लग रही थी, पर उसके पीछे की वजह सिर्फ आकर्ष खुद ही जानता था। वह इश्क की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे पता है डॉक्टर कि तुम्हारे लिए यह सब पागलपन है, पर अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, और तुम मुझे पागल कह रही हो। इस हिसाब से आगे जो मैं करने वाला हूँ उसे तुम क्या नाम दोगी, क्योंकि असली पागलपन तो अभी तक मैंने शुरू भी नहीं किया है। आकर्ष यह सब बिल्कुल बेफिक्री के साथ कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह सब उसके लिए एंटरटेनमेंट की तरह है, और इश्क उसकी बातों से पूरी तरह से दहल गई थी। इश्क ने अपने अंदर हिम्मत बटोरी रखी और वह गुस्से में आकर्ष से कहती है, बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ और मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम्हारी केस का तख्ता पलट कर सकती हूँ। मैं सबसे कहूंगी कि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं और तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। फिर तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। कुछ नहीं होगा मेरी इश्क, अगर मैं पागल साबित हुआ तो इस पागल का इलाज तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि सारे डॉक्टर और सारी टीम मिलकर मुझे तुम्हारे पास ही भेजेगी, और तुम्हें ही मेरा इलाज करना होगा, जब तक कि तुम सबको साबित नहीं कर दोगी कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। हालांकि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन मैं तब तक ठीक बनकर सबके सामने नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे पागल बने रहने में ज्यादा मजा आ रहा है।